बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है? जिन्होंने पहले लेक्चर्स लिए उनको तो समझ आ गई होगी कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है बेसिकली हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। सो आज की लेक्चर वीडियो की अगर हम बात करें तो हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ ये बात समझिए कि अगर हम लाइट रिएक्शन की भी बात करें ना तो इसके भी आगे फर्दर दो पार्ट्स है। नंबर वन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे। ये दोनों लेक्चर के बाद हमारा लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आइडिया हो गया कि स्केच माइंड में बन गया होगा कि हम क्या समझने जा रहे हैं और क्या आगे फर्दर समझेंगे। मूव ऑन करते फर्दर, वहां से हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है, यहाँ से हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। बेसिकली अगर हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें एनर्जी की ट्रांसपोर्ट ही हो रही होती है या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हैं इनके सेंटर में जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। ठीक है, अब ना अगर हम इनकी बात करें, हमने अभी कहा कि लाइट रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। अब यहाँ हम आज की लेक्चर वीडियो में इनके थोड़ा बहुत जनरल भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनका जो मेन फर्स्ट पार्ट है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये होता है एटीपी की सिंथेसिस। वैसे तो फॉस्फोराइलेशन जो है वो एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है, लेकिन अगर हम इनकी फोटोसिंथेटिक रिलेशन डेफिनेशन की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं एटीपी की सिंथेसिस। ठीक हो गया। कहते हैं कि अगर हम प्रीडोमिनेंट की बात करें तो जो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ना, वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है फ्लो, वो एक डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है वो हमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की शक्ल में ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसमें होता ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं बिटवीन टू फोटो सिस्टम्स। दो फोटो सिस्टम्स के दरमियान जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट देखी जाती है। और अभी मैंने आपको कहा कि जो दो फोटो सिस्टम जो है, जो कि फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है, इनके दरमियान में ना हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नजर आती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, फिर फोटो सिस्टम 2 से ही होते होते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर लास्ट पे फोटो सिस्टम 1 तक आते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा ये रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्लो की बात करें या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आज जस्ट हम जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में ना हम साइक्लिक को देखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी। बस आज की लेक्चर वीडियो में आपको आइडिया दे रहे हूँ कि आपको आइडिया भी हो कि साइक्लिक कैसा होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो इनके मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। आगे इनकी डिटेल हमने इंशाल्लाह देख तो लेनी है। ठीक है, अब आज का हमारा मेन टॉपिक तो यही है कि हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन डिस्कस करनी है। इसमें ये होता ये है कि एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और ये जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया कि फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन ही होती है एटीपी सिंथेसिस। मतलब कि इन दोनों साइक्लिक प्रोसेस में हमें एटीपी की सिंथेसिस तो देखने को मिलती है, लेकिन इनकी थोड़ी आप कह लें कि अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ये नॉन साइक्लिक है और ये साइक्लिक है, मतलब एक साइकिल फॉर्म में, ये नॉन साइक्लिक है, मतलब साइकिल नहीं, एक स्ट्रेट चेन में हमें नजर आता है। ये ऐसा आप कह सकते हैं रिएक्शन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिनमें दो एंड्स मौजूद होते हैं। तो जिनमें एंड्स हमें नजर आते हैं उनको नॉन साइक्लिक, जिसमें हमें एंड समझ नहीं आती, एक साइकिल की फॉर्म में होती है, उसको हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये जो होती है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में होती है, इसलिए हम इसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया कि दो फोटो सिस्टम्स के दरमियान जो है वो नॉन साइक्लिक में होता है और सिंगल में साइक्लिक में होता है। इनकी डिटेल हम फर्दर आगे देख भी लेते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो सारे का सारा डिटेल होगा आज की नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे। इसमें लाइट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से हमने और इस टॉपिक को स्पेसिफिक कर दिया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ आ गई? अब हमने ना ये सारे का सारा प्रोसेस स्टेप वाइज पढ़ना है कि क्या क्या स्टेप होता है। ये सारे के सारे थ्योरी समझने से पहले ना आपको डायग्राम समझनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये डायग्राम ध्यान से समझ ली तो आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा।
वो चाहे फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो या फिर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, आपको समझ आ जाएगी। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, फिर आपको थ्योरी समझना आसान होगा। इस डायग्राम में भी बेसिकली हम सारे के सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो ही समझेंगे, लेकिन ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। होता ये है कि हमने देखना है कि किस किस स्टेप से, किन किन स्ट्रक्चर से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से होते हुए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए, फोटो सिस्टम से 1 से होते हुए यहाँ तक जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। समझ आ गई। स्टार्ट करते हैं हम फोटो सिस्टम 2 से। ये बात स्टार्ट होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। 2 से क्यों स्टार्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको पहले प्लेस किया, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हो गया था। अब ये सारे का सारा हम प्रोसेस देखते हैं कि होता कैसे, किन किन स्टेप से होते हुए ये आगे प्रोसीड करता है। सबसे पहले होता ये है कि ये फोटो सिस्टम जो है, इसको हमने कहा था क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उनका काम ये है कि इन्होंने लाइट को ना एब्जॉर्ब करना है। अब लाइट को इन्होंने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, एक्साइटमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट हुई, बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट हुई। तो जब ये लाइट की एक्साइटमेंट हुई ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना राउंड बॉल, ये रिएक्शन सेंटर है। तो बेसिकली फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है, जहाँ क्लोरोफिल ए मौजूद है, जो कि 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वहां तक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब इस रिएक्शन सेंटर से होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने आना है यहाँ। ये क्या है, ये बेसिकली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर इलेक्ट्रॉन ने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के पास आना है, ठीक है। इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ ये भी समझे कि जब ये काम हो रहा था ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट हुई, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, और जो एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गए, तो यहाँ ना खला बन गई। ये जो आपको रिएक्शन सेंटर नजर आ रहा है ना, यहाँ खाली जगह बन गई, खला बन गई। अब इस खला को ना पूर करना पड़ेगा, इस खला को भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, अब जो क्लोरोफिल ए है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। अब इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, खाली होल बन गया। अब इस होल को फिल किया जाएगा एक प्रोसेस से जिसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। अब फोटोलाइसिस बेसिकली होता है कि वाटर की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वाटर की स्प्लिटिंग के बाद 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो हाइड्रोजन एटम बनेगा, दूसरा ऑक्सीजन बनेगी। तो हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ होल तक आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनको ज़रूरत होती है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो इसको एनवायरनमेंट में एमिट कर दी जाती है। यही वजह है कि हमें यहाँ एक प्रोडक्ट अपना ऑक्सीजन मिल गया, ठीक हो गया। लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन यहाँ मिल गया। कैसे मिला, हमने कहा लाइट आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक चले गए। अब यहाँ होल क्रिएट हुआ। इस होल को भरने के लिए हमें फौरन से वाटर की स्प्लिटिंग करवानी पड़ी। स्प्लिटिंग करवाने के बाद जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मिट कर दी जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में भेज दी जाती है। अब यहाँ भी खिलाफ पूरा हो गया। अब आ जाए आगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड यहाँ आए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, उन्होंने अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जाना है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इन्होंने लेबल किया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो आपको स्ट्रेट एरो की शक्ल में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये 3 स्ट्रक्चर से होते हुए जाती है। ये PQ जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्लास्टोक्यूनिन है। उसके बाद ये जो सेकंड आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये जो आपको थर्ड इनका कंपोनेंट नजर आ रहा है, दैट इज PC, जिसको हम प्लास्टोसायोनिन भी बोलते हैं। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए फिर सबसे पहले प्लास्टोक्यूनिन तक जाएगा, जो कि आपको पता है कि केमिकल है क्लोरोफिल का एक, ठीक है। उसके बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक आएगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये बेसिकली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। उसके बाद ये यहाँ से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे, ये आएंगे PC तक, जो कि है प्लास्टोसाइनिन। अब ये जो प्लास्टोसाइनिन है, ये भी बेसिकली कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो यहाँ से भी, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने आना है फोटो सिस्टम 1 तक, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फोटो सिस्टम 1 के इस रिएक्शन सेंटर तक आएंगे। अब ये जो आपको पता है रिएक्शन सेंटर है ना, ये P700 है। मतलब कि इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो मौजूद क्लोरोफिल है ना, वो जिस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, वो 700 की वेवलेंथ को, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। यही वजह है कि हमने यहाँ P700 लिखा। यहाँ से भी ये लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स दोबारा एक्साइटेड होंगे, होने के बाद ये इस फोटो सिस्टम 1 के जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना, वहां तक चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गया, उसके बाद ना यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रांसफर होना है। अब ये जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, वहाँ एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, दैट इज FD की बात करें, दैट इज फेरिडॉक्सिन। अब ये जो फेरिडॉक्सिन है ना, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। उसके बाद इसके बाद इन्होंने आना होता है NADP
रिडक्टेज के बाद। अब रिडक्टेज जिस भी नाम के एंड पे एज आता है दैट मीन्स कि वो इंजाइम होते हैं। इनकी बात करें तो ये भी इंजाइम है। अब जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इन तमाम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ तक आता है ना, यहाँ आने के बाद NADP जो है ना वो प्लस हाइड्रोजन जो है ना, अभी हमें कहा था कि वाटर की रिएक्शन में हमें ये हाइड्रोजन की एलिमिनेशन देखने को मिलती है, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे उसके रिजल्टेंट में हमें मिलता है जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज NADPH2। ये जो NADPH2 है ना, यहाँ तक हम कहते हैं कि हमारा लाइट रिएक्शन प्रोसीड हो गया, पूरे का पूरा लाइट रिएक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ एक बात और समझे, वो ये कि जैसे जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव ऑन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे ना, उनके रिजल्टेंट में यहाँ ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ATP की बात करें तो ये बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी है, ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे फ्लो करने में ये हेल्प करती है। यही वजह है कि यहाँ ATP की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ तक ये जो सारा मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ना, यहाँ तक हमने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट्स आप देख लें। पीछे भी हमने कहा था इनके 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो ऑक्सीजन, यहाँ समझ आ गई, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी जो कि एनवायरनमेंट में जा रही थी। सेकेंड प्रोडक्ट ATP। अब आपको पता लगा कि वो ATP प्रोडक्ट बन कहाँ रहा होता है, कौन बना रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 का जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हमें ATP देती है, और फोटो सिस्टम 1 से जो आगे है ये जाके हमें NADPH2 बनता है। अब ये जो है ना, यहाँ तक हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जो NADPH2 है जो कि एक रिड्यूसिंग पावर रखने वाला एजेंट है, ये फिर आगे डार्क रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करने में हेल्प आउट कर रहा है। यही वजह है वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे फिर ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब उसके बाद हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। समझ आ गई? ये जो तमाम की तमाम मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर वाइज बताई ना, अब हम इनको पॉइंट्स वाइज समझते हैं। आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने चीज़ें बहुत आपके लिए आसान कर दी। मजीद जब हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया? अब आप यहाँ ये देख लें कि मैंने आपको फोटो सिस्टम पे ही एक लेक्चर सेपरेट डाल दिया था, ताकि आपको समझ आए कि जहाँ भी हम फोटो सिस्टम पढ़ें आपके माइंड में सारी की सारी उनकी रिलेटेड डिटेल आ जाए। तो अब आपने ये जो टॉपिक लेना उससे पहले बाकी प्रीवियस टॉपिक लाजमी लेने हैं, जिससे आपको आगे समझना आसान हो जाएंगे। तो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का स्टार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ना लाइट अब्जॉर्प्शन होती है, फोटो सिस्टम की अंदर लाइट ने अब्जॉर्ब होना होता है। उसके बाद आपको पता है, मैंने अभी बताया कि लाइट की अब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होते हैं, हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद ये रिएक्शन सेंटर तक जाते हैं जो कि है P680 तक, और यहाँ से जाने के बाद ये फिर कैप्चर होने के बाद आगे भेज दिए जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का, मतलब कि फोटो सिस्टम 2 का। यहाँ तक यहाँ आ जाए, इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 में जो P680 है यहाँ लाइट ने आना। ठीक है, लाइट आने के बाद यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल तक एक्साइटेड हुए। उसके बाद ये फोटो सिस्टम 2 के इस रिएक्शन सेंटर जो कि P680 है वहां तक गया। उसके बाद कहते हैं कि होते हुए ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक चलेगा। यहाँ तक समझ आ गई? उसके बाद कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है ना, अब यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे भेज दिए गए। कहाँ भेज दिए गए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। तो वहां ना एक होल क्रिएट हुआ। क्या हो गया? होल क्रिएट हो गया। अब क्योंकि वहां होल क्रिएट हो गया, अब इनको बहुत शदीद ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि उस होल को वो फिल करें। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो क्लोरोफिल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गई। यहाँ आ जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होने के बाद यहाँ चले जाएंगे ना, तो इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो मौजूद क्लोरोफिल ए ना, उसके पास हम कहेंगे होल क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो क्लोरोफिल ए है वो आप कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, मतलब कि ऊपर भेज दिए गए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि यहाँ अब जो मौजूद क्लोरोफिल ए है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक हो गया? यहाँ हम देखेंगे कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आके ऐड होंगे, तो हम कहेंगे ये जो है ना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स आके ऐड हो रहे हैं। सही हो गया? यहाँ से इमिट हो रहे हैं, यहाँ से ऐड हो रहे हैं, यहाँ इमिट हो रहे थे, यहाँ आके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जो होल क्रिएट हुआ, वो फिर यहाँ स्प्लिटिंग के बाद रिजल्टेंट में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो यहाँ जगह ले लेंगे। यही वजह कि अब नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो है फोटोलाइसिस। अब हमने फोटोलाइसिस डिस्कस करनी। फोटोलाइसिस का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब वाटर की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। समझ आ गई? अब आपको पता है कि हमने कहा वो होल जो कि क्लोरोफिल ए में मौजूद हुआ या क्लोरोफिल ए में देखा गया, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गए थे और एलिमिनेट हो गए, रिमूव कर दिए गए क्लोरोफिल ए से।
अब क्या होगा कि अब ना वाटर के पास एक एंजाइम मौजूद होगा, या आप कह सकते हैं रिएक्शन में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स बोलते हैं। वो एंजाइम जो है ना वो वाटर की स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस में हेल्प करेगा। अब इस रिएक्शन में होता ये है कि जो वाटर है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि आपको पता है कि एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट भी है, ठीक है। तो अब वो जो रिएक्टेंट है जिसको हम वाटर बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करने के बाद हमें 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, उसके साथ साथ हमें एक ऑक्सीजन आयन मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन आयन एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और उसके रिजल्टेंट में हमें ऑक्सीजन बनती हुई नजर आएगी। वो हमने अभी बना दिया। हमने कहा अब हम बेसिकली इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली कि फोटोलाइसिस हुई, मतलब कि वाटर की ब्रेकडाउन हुई। वाटर की जब ब्रेकडाउन हुई तो हमने कहा कि हमें 2 हाइड्रोजन एटम मिले, ये आपको नजर आ रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन मिले और एक हमें ऑक्सीजन एटम मिला। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन बन जाएगी और वो एनवायरनमेंट से भेज दी जाती है। अब यहाँ हमने देखना है कि ये जो 2 हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन जो कि इमिट हुए थे वो फिर यहाँ जगह ले लेंगे इस रिएक्शन सेंटर की, जिसको हमने कहा कि इसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल ए जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना था। ठीक हो गया, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना वो पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ ये पॉइंट समझते हैं, कहते हैं कि वाटर स्प्लिटिंग जो है वो स्टेप होता है एक फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी वजह से हम इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसके रिजल्टेंट में हमें ऑक्सीजन मिलती है। आपने देख भी लिया, ऑक्सीजन भी मिली, इवन हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिले, जो कि फिर वो क्लोरोफिल ए ने उसे होल को फिल करने में यूटिलाइज कर लिए। उसके साथ साथ कहते हैं कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग फोटोलाइसिस, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की। अब यहाँ आपको पता ही है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसके रिजल्टेंट में ऑक्सीजन मिल रही होती है, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंट हमें आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हमें फोटोसिंथेसिस ही है। तो कैसे हमें मिलती है वो ऑक्सीजन, वो हमने आज स्पेसिफिकली डिटेल से डिस्कस भी कर रही। नेक्स्ट अपने पॉइंट डिस्कस करना, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आ जाए, अब हमने ना इस स्ट्रक्चर को पढ़ना है, आपको थर्ड पॉइंट नजर आना है ये। अब हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक हो गया। अब ये है क्या, बेसिकली ये सारे का सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, जिसमें PQ मतलब प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है, फिर हमने साइटोक्रोम कम्प्लेक्स और हमने प्लास्टोसाइनिन। अब इन तीनों की हमने डिटेल डिस्कस करनी है, जो कि इस पॉइंट में आती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। अब ना आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ से एक्साइटेड हो गए, इस प्राइमरी एक्सेप्टर तक आ गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ने ना यहाँ मूव करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक आना है, और किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है आगे मूव ऑन करते हैं वो डिस्कस करना है। कहते हैं जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो लाइट की मौजूदगी में एक्साइटेड हो गए थे ना, वो अब फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए फोटो सिस्टम 2 का जो एक पार्ट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो मूव करेगा फोटो सिस्टम 1 तक, लेकिन उसके दरमियान वाया एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब देखिए, बार बार मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी ताकि आपको ये पॉइंट्स जो है ना स्ट्रक्चर वाइज दोबारा रिवाइज हो जाए। अब आप ये लेक्चर ध्यान से समझेंगे तो आपको अभी के अभी तैयारी हो जाएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी आपको अभी अच्छे से याद हो जाएगा। हमने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये फोटो सिस्टम 2 के इस पार्ट जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ से होता हुआ यहाँ आता है फोटो सिस्टम 1, लेकिन कहता है कि सेंटर में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी होता हुआ नजर आता है, गुजरते हुए नजर आता है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये इस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसको ETC लिखा हुआ है, इसको हमने कहा कि इनमें कुछ स्ट्रक्चर है, दैट इज PQ। अब PQ जो है ये प्लास्टोक्यूनिन है, ये केमिकल है जो कि क्लोरोफिल का केमिकल माना जाता है। उसके बाद सेकंड में ना साइटोक्रोम आता है, ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, इसकी अगर हम बात करें नेचर की, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। उसके साथ साथ प्लास्टोसाइनिन है, अगर इनकी बात करें तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। और 1, 2 और 3 तीन स्ट्रक्चर मिलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, और यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन फर्दर प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट आएगा फोटो सिस्टम 1 तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ना हमने ATP की सिंथेसिस करवानी है। किसकी सिंथेसिस करवानी? ATP की सिंथेसिस। अब यहाँ अगर आप डायग्राम में समझना, तो जब हमने कहा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसके रिजल्टेंट में यहाँ हमें ATP बनती हुई नजर आएगी। अब ATP की फॉर्मेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कहते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन द चेन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते जाते हैं चेन में, तो उनकी एनर्जी लेवल भी डिक्रीज हो जाती है। उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है? डिक्रीज होती है। यही वजह है कि अब यहाँ जरूरत मानी जाती है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है ना, वो ATP की सिंथेसिस करवाए। अब अगर हम ATP की बात करें तो ATP बेसिकली आप कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड मॉलिक्यूल होता है। इसमें एनर्जी बहुत हद तक स्टोर होती है, जो कि आगे फर्दर प्रोसीड करवाने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट है जी ATP सिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में, मतलब लाइट की मौजूदगी में ATP का बनना जो है वो फोटो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है।
है, मैंने अभी आपको कहा फोटोमीन लाइट फॉस्फोराइलेशन कहते हैं एटीपी की सिंथेसिस में, ठीक है। तो एटीपी की सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। अब आपको पता है कि लाइट रिएक्शन का अभी हमने एक प्रोडक्ट पढ़ा था ऑक्सीजन, सेकंड प्रोडक्ट की बात करें जो कि एटीपी जनरेट होता है, और ये जो है वो एबिलिटी रखता है कि कन्वर्ट करे सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, और यहाँ से फिर आगे डिराइव करता है, आगे के भी आपको पता है कैल्विन साइकिल को भी चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया, व्हाट इज फोटोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फोटोलाइसिस पूछ लेते हैं, आपको पता है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा जी, अब यहाँ दोबारा आ जाए, हमने बेसिकली उस स्लाइड में ना एटीपी को पढ़ा। होता ये है कि कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते हैं ना, अब आपको नीचे ढलान नजर आ रही होगी, एरो जो है नीचे की तरफ, कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे ही नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डाउन होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन होती है, कम होती है, ठीक है। तो अब एनर्जी लेवल इनका कम होता है ना, तो यहाँ अब जरूरत होती है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन ना एटीपी की सिंथेसिस करवाए ताकि वो जो एनर्जी लेवल डाउन हुआ है वो दोबारा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये अपने पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ जो हमें एटीपी मिलता है वो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा जो कि इस नीचे ढलान पे आते हुए अपनी एनर्जी को खो देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, तभी तो वो यहाँ आके दोबारा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों एक्साइटेड होते हैं? एक तो एटीपी उनको अपनी शक्ल में एनर्जी दे रहा होता है, दूसरा यहाँ से फिर जो है वो फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट को कैप्चर करता है। अब लाइट फॉर्म में भी इनको एनर्जी मिलेगी और एटीपी के फॉर्म में भी एनर्जी मिलेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसपोर्ट चेन से आते हुए जो एनर्जी को डिक्रीज कर रहे थे, जिनके अंदर एनर्जी डिक्रीज होती, वो दोबारा एक्साइटेड हो जाएगी, क्योंकि इनको एटीपी भी मिल गया, इस डिक्रीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एटीपी भी मिल गया और यहाँ से लाइट एनर्जी भी मिल गई, वो दोबारा एक्साइटेड होकर फिर फोटो सिस्टम 1 के इस प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाएंगे। समझ आ गई? चलें जी, नेक्स्ट अब उसी पॉइंट को हम आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय फोटो सिस्टम 1। हमने ना दो पार्ट डिस्कस कर लिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के, एक हमने फोटो सिस्टम 2 को डिटेल से डिस्कस कर लिया, सेकंड हमने पार्ट अभी रिसेंट डिस्कस किया जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब हम इनका लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट मेन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 1। अब कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉटम से हुए, मतलब नीचे से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिल्कुल बॉटम है वहां से होते हुए, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बॉटम है वहां से होते हुए फिर उस होल तक आएंगे जो कि P700 है, जो कि क्लोरोफिल ए है मॉलिक्यूल, जो कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 में मौजूद होता है। कोई नहीं पल्ले बड़ी बात, परेशान क्यों हो रहे हैं? अब वापस आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। डायग्राम आपकी आसानी के लिए तो मैंने शो की हुई है। अच्छा, कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉटम में आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ये बॉटम में आते हुए कहते हैं अब वहां से फोटो सिस्टम में हमने कहा एंटर तो होते हैं, फोटो सिस्टम के किस पार्ट में स्पेसिफिकली एंटर होते हैं? अब पार्ट की बात की तो आप स्ट्रक्चर याद करें, हमने कहा था कि फोटो सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो उनको पता है एंटीना कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दूसरा एंटीना कम्प्लेक्स का काम होता है लाइट की एब्जॉर्प्शन करना, दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखा जाता है। अब यहाँ से जो बॉटम में इलेक्ट्रॉन्स आए इस ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए वो जाएगा इस P700 के पास। ये जो P700 है ना, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गए, ठीक है। यही वो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही हमें पढ़ा रहा है कि इस P680 से होते हुए इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हुए दोबारा P700 जो कि फोटो सिस्टम 1 का ही रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, वहां तक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो होल क्रिएट हुआ था ना, वो फिर फिल कर दिया जाता है, उस होल को फिल कर दिया जाता है उन इलेक्ट्रॉन्स पे से जो कि पीछे से हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हुए, और ये जो होल है ये फोटो सिस्टम 1 का होल है जो कि फिल हो जाता है। जैसे हमने पीछे फोटो सिस्टम 2 का डिस्कस किया था ना कि फोटो सिस्टम 2 में होल क्रिएट होता है जो कि हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से फिल करते हैं। अब यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट ये एक बार खत्म नहीं हो जाता, ये चलता रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ आके यहाँ तक एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन चले गया, अब आपको पता है यहाँ भी होल क्रिएट हो गया, तो ये जो होल है ना ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आने वाले इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, ठीक है। तो ये जो होल है P700 वाला जो होल है वो इन इलेक्ट्रॉन से फिल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आता है, और ये जो P680 वाला होल है ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिजल्टेंट भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उससे फिल किया जाता है। समझ आ गई? चीजें आसान होगी, मैंने कंपैरिजन भी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 कैसे बनता है। NADPH2 बेसिकली अगर हम बात करेंगे एक रिड्यूसिंग पावर रखने वाला एक एजेंट है, यही हेल्प करेगा आगे डार्क रिएक्शन में। और वो डार्क रिएक्शन में ये क्या चीज में हेल्प करता है? क्योंकि ये रिड्यूसिंग पावर रखता है, दैट मीन्स कि रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन का ओवरऑल इक्वेशन दिखाई थी तो मैंने आपको कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन होती है और वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो NADPH2 है ना, ये हेल्प करता होता है उनकी रिडक्शन करवाने में, ठीक है।
अब होता क्या है, कहते हैं कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 है ना, वहां से फिर ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेकंड ट्रांसपोर्ट चेन तक भेज दिए जाते हैं। मतलब छोटी सी एक ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो जो सेकंड इनका पार्ट है दैट इज NADP रिडक्टेज, ठीक है। तो अब फर्दर जो है ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो 2 स्ट्रक्चर है ना यहाँ से गुजारे जाएंगे। तो हमने कहा कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 है वहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सेकंड ट्रांसपोर्ट चेन, और वहां सबसे पहले वो जाएंगे फेरिडॉक्सिन जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। उसके बाद जाएंगे NADP रिडक्टेज जो कि एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है वो कन्वर्ट करता है NADP को इनटू NADPH। अब यहाँ NADPH बन गया। हमने कहा कि यहाँ जो है ना वो लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ये नॉन साइक्लिक है, होता ही सारे के सारा साइक्लिक में यही है, थोड़ा सा इनका फ्लो डिफरेंट है। वो फ्लो जो है वो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे। तो फिलहाल ना यही था हमारा आज का लेक्चर। लास्ट में ना मैंने आपको जी स्कीम पढ़ानी है। सबसे पहले ना अब इस पॉइंट को समझो जो अभी मैंने रिसेंट स्लाइड डिस्कस कहते हैं कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड होकर इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक आए, वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे इस सेकंड चेन तक प्रोसीड कर दी जाते हैं। सेकंड चेन में हमने कहा कि 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक FD जिसको फेरिडॉक्सिन बोलते हैं, दूसरा NADP रिडक्टेज जो कि एक एंजाइम है, वहां आ जाते हैं। तो ये सेकंड ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाते हैं। सो यहाँ हमने कहा लास्ट पे NADPH2 बन गया, तो यहाँ हमने कहा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब लाइट रिएक्शन का 3 प्रोडक्ट्स है। यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगी, फोटो सिस्टम 2 ऑक्सीजन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें ATP मिलता है, और ये जो लास्ट पे आपको सेकंड ट्रांसपोर्ट चेन नजर आ रही है वहां से हमें NADPH2 बनता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो आपको Z नजर आ रहा होगा। अब काफी सारे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे कि Z तो नहीं है, तो N है। N तो आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये वर्टिकल आपको दिखाया गया। जब साइंटिस्ट ने इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उन्होंने इसको हॉरिजॉन्टली देखा, तो उनको तब ये Z नजर आया था, ठीक हो गया। तो विजुअली उनको Z नजर आया तो उन्होंने इसको Z का नाम दे दिया। इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं। स्कीम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और ये जो Z के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसको हम Z स्कीम बोलते हैं। यही हमारा आज की स्लाइड का लास्ट पॉइंट है, जिसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपको पता है कि लाइट फोटो सिस्टम 1 है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये वही रिएक्शन है लेकिन ये उन्होंने दूसरी फॉर्म में दिखाया है, जिससे आपको समझ आ रही होगी कि ये Z स्कीम मतलब Z की फॉर्म में अपीयरेंस लेते हैं। कहते हैं अब ये जो आपको पता है रिड्यूसिंग पावर रखता है, और यही जो है वो कैल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग या कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें रिजल्टेंट में हमें फिर ग्लूकोज बनती है। तो यहाँ तक हमने 3 प्रोडक्ट्स बनाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम इनका जो इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है ग्लूकोज वो हम फॉर्म करेंगे, तो वो हम बनाएंगे। तो जी स्कीम का एक पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है। जी स्कीम कहते हैं दिस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द 2 फोटो सिस्टम, 2 फोटो सिस्टम, एक ये है एक ये है। तो कहते हैं 2 फोटो सिस्टम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, जो पाथ बनता है वो Z की तरह की एक अपीयरेंस लेता है, और इनको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। तो इसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं। अब यहाँ ये पॉइंट बताने का मकसद ये था कि अगर पेपर में आपको आ जाए कि राइट अ नोट ऑन जी स्कीम, तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि राइट अ नोट ऑन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। समझ आ रही है कि कोई नहीं, ये आपने समझना है क्योंकि नॉन साइक्लिक में भी हमने बेसिकली ये जी स्कीम को ही तो फॉलो किया था। तो अगर आपसे सवाल इस तरह पूछ रहे तब भी आपको आंसर लिखने में समझ आनी चाहिए, और जब आपको जी स्कीम पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा सवाल पूछ रहे हैं और उसमें आपने क्या आंसर लिखना है। तो कहते हैं कि ये Z स्टैंड फॉर ज़िगज़ैग, एक पैटर्न होता है, ये पाथवे होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो आप देख सकते हैं जो कि 2 फोटो सिस्टम्स के दरमियान देखने को मिलता है। तो ये जो जी स्कीम है इसको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना बहुत जरूरी था। अब ये हमारा आज का लेक्चर ना कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया, बेसिकली हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन का एक फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जो कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई ना तो आपको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी समझ आ जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ फ्लो या पाथवे में थोड़ा सा चेंज है। बाकी अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें, रिएक्शन की बात करें, तो सारे के सारे रिएक्शन उनमें भी यही हो रहा था। थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देख भी लेंगे। टिल देन बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।